PK स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अधातु के बारे में। अधातु अधातु पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। मतलब अधातुओं के उदाहरण दिए हुए हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या गैस होती है। मतलब अधातुएं ठोस या गैस होती है। एक ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुण धर्म होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 3.7 क्रियाकलाप, जिसमें कार्बन, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। ये 3.1 है, ये प्रेक्षण के लिए बोला गया है। अब 3.1 में लिखे गए जो प्रेक्षण हैं उनके आधार पर अपनी कक्षा में धातु तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। यानी कि भौतिक जो गुणधर्म है उसके आधार पर ही हम तत्व है उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसमें कई अपवाद हैं। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसी धातु है, उसे छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप में देखा है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातु का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हमने क्या देखा कि मरकरी एक ऐसी धातु है जिसे छोड़ दें और उसके अलावा सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। और दूसरी बात कि धातुओं का गलनांक है वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन के अनेक रूप हैं, जिसे प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वह इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। मतलब कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, और जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के अंदर कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्षारीय धातु हैं। क्षारीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को क्या कहा जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये मैग्नीशियम में 3.8 क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिसमें मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। इसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारीय? क्षारकीय। अब सल्फर का चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परखनली रख दीजिए। इस परखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय? क्या आप इन अभिक्रियाओं से समीकरण लिख सकते हैं?
ये हो गया क्वेश्चन। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो कि हम अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि अधिकांश धातुएं अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, और अधातुएं हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है। कौन कौन से थे? लिथियम, ये रहा जैसे चाकू से आसानी से काट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। कमरे के ताप पर द्रव होती है मरकरी। कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है मरकरी। उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है। आघातवर्धकता तन्य का क्या अर्थ है? तन्यता का मतलब तार के रूप में, और आघातवर्धक का मतलब पतला चादर के रूप में कर दिया जाता है धातु को। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये क्या धातुएं हैं, इनका रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? वे धातुएं हैं उनको वायु में दहन करना है, तो उससे क्या होगा? तो इसके वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ, यानी वायु में क्या होगा? चमकदार श्वेत ज्वाला, उसके साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? इसके बारे में हम जांच करते हैं। ये दिया हुआ है 3.9। इसमें एकत्र की गई सभी धातुओं को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थों को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? ये हो गया। इसमें बताया है कि क्या होगा अगर धातुओं को, सभी धातुओं के साथ किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। यानी सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगी, धातु ऑक्साइड बनेगी। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे 2Cu+O2 मिलकर क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, CuO2, CuO। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे Ai, ये क्या है? एल्यूमिनियम, 4Ai एल्यूमिनियम है, इसे 3O2 से क्रिया करवा के 2Ai2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अध्याय 2 में हमने क्या देखा आपने कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। कॉपर जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। धातु की प्रकृति ऑक्साइड की क्षारकीय होती है। अधातु की क्या होती थी? अधातु की हमने अभी पीछे पढ़ी है कि ये धातु क्षारकीय होती है और अधातु ऑक्साइड प्रदान करती है जो अम्ल में घुलकर अम्ल बनाती है, और धातुएं होती है वो ऑक्साइड क्षारकीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड
जैसे कुछ धातु ऑक्साइड है वो अम्लीय तथा क्षारकीय, अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, अम्ल के साथ भी और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। यह देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसे HCl क्रिया करवा के क्या बनाया है, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम निम्न अभिक्रिया करता है। इसमें 2AiCl3 + 3H2O, नीचे दी हुई है Ai2O3 + 2NaOH क्रिया करके 2NaAiO2 + H2O। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे Na2O + H2O जल के साथ घुलकर क्या बनाएगा, N2NaOH। इसी तरीके से K2O + H2O यह क्या बनाएगा, 2KOH। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। क्रियाकलाप 3.9 में करने के बाद आपने देखा होगा कि धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता को क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए हमने केवल वायु के साथ अभिक्रिया करवाई है धातुओं की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल के साथ अभिक्रिया करते हुए क्या होता है ये अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको इसी तरीके से NCERT क्लास 10th की क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।